गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपकी हिंदी क्लास में। आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं पाठ जो हमने कल बीच में छोड़ा था। आज भी हम उसी को आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। कल हमने बात करी भाषा के बारे में। भाषा क्या है हमने जाना कि भाषा क्या है। एक बार आगे का समझने के लिए हमें फिर से उसको दोहराना बहुत ही आवश्यक है। तो भाषा क्या है एक बार फिर से जल्दी से दोहरा लेते हैं। भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों को प्रकट करता है। तो हमने जाना कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को और अपने मन के भावों को प्रकट करता है। अब भाषा के रूप के बारे में बात कर रहे हैं हम कि भाषा के रूप, भाषा के रूप। तो हमने जाना कि भाषा के जो हैं कितने रूप पाए थे हमने। भाषा के रूप थे सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, और लिखित भाषा। तो हमने जाना भाषा के 3 रूप हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा जिसका प्रयोग हम दैनिक दिनचर्या में करते हैं और ज्यादातर अपने परिवार वालों के साथ या अपने मित्रों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। और मैंने उदाहरण देकर आपको समझाया था कि इसके अन्य उदाहरण जो हैं हम रेलवे स्टेशन पर भी देख सकते हैं। जब गार्ड जो है रेल को झंडी दिखाता है तो एक विशेष अर्थ में वो अपने हाथ में झंडी को कभी नीची करता है, कभी ऊपर की तरफ करता है और कभी हवा में लहराता है। इसी प्रकार के जो चिन्ह हैं, जो संकेत हैं, हमें ट्रैफिक पुलिस से भी देखने को मिलते हैं जिसके द्वारा वो यातायात का संचालन करते हैं। लेकिन इसको जो है कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है मौखिक भाषा व लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने विचार व मनोभावों को बोलकर बताते हैं, किसी को विचारों को सुनकर समझते हैं, जैसे गाना गाना, भाषण देना, किसी के बीच संवाद या नाटक देखना, या टीवी पे कोई जो है कोई भी कार्यक्रम देखना, न्यूज़ सुनना, समाचार सुनना, जो है मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। फिर आता है लिखित भाषा, जैसे कि मैं अभी आपको लिखकर सब कुछ समझा रही हूँ, ये सबसे अच्छा उदाहरण है लिखित भाषा का। आप मुझे सुनकर समझ रहे हैं, ये सबसे अच्छा उदाहरण है मौखिक भाषा का। तो जब हम कोई लिखी हुई बात पढ़कर समझते हैं या किसी दूसरे के विचार हम पढ़कर जब समझते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, पुस्तकें पढ़ना, कोई किसी भी होर्डिंग है वहां पर कोई हमारे लिए जो है विचार लिखा हुआ है उन्हें पढ़ना, किसी की बात को पढ़कर जब हम समझते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, लिखित भाषा व मौखिक भाषा। कल हमने बात शुरू कर दी थी कि भाषा के विविध स्तर क्या हैं, अब भाषा को कितने आधार पर बांटा गया है और हम किस प्रकार की भाषा जानते हैं। तो कल मैंने आपको बता दिया था बोली के बारे में। सबसे पहले बात शुरू होती है छोटे से ही बड़ा विस्तृत रूप की ओर हम जाते हैं, इसलिए मैंने कल आपको बताया था कि क्षेत्र से ही भाषा का निर्माण हुआ, किसी भी छोटी चीज से ही जो है बड़े का निर्माण होता है। इसीलिए मैंने आपको कल बताया था बोली के बारे में कि बोली क्या है। किसी भी क्षेत्र के छोटे से प्रांत में या क्षेत्र अंचल में बोले जाने वाली जो भाषा है उसे बोली का रूप कहा गया है।
मेवाड़ में बोली जा सकती है, अवध में बोली जा सकती है, ब्रज में बोली जा सकती है। इस प्रकार जो है इनको बोलियों का रूप कहा गया है। लेकिन बोली जो है वो वहां की उपभाषा कब बन जाती है, जब उसमें साहित्य की रचना होने लगती है। अब आप कहेंगे साहित्य क्या होता है, वो भी मैंने आपको कल समझाया था कि जब हम अपने ज्ञान को लिखकर संचित करने लगते हैं, यानी इकट्ठा करने लगते हैं अगली पीढ़ी के लिए, या जो आज की पीढ़ी है उसे समझाने के लिए, तो वह साहित्य का रूप ले लेता है और बोली जो है उपभाषा बन जाती है। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे के रूप। आज हम पढ़ते हैं मातृभाषा के बारे में। पहला है मातृभाषा। जन्मोपरांत, जन्म प्लस उपरांत किससे बना है ये शब्द, संधि विच्छेद करेंगे तो जन्म प्लस उपरांत। जब बच्चा पहली बार कुछ बोलना सीखता है तो वे शब्द वो बोलता है जो उसके माता पिता या उसके परिवार के सदस्य उसे सिखाते हैं। जी बिल्कुल सही है। आपने भी वे शब्द पहली बार बोले होंगे जो आपके करीबी, जो आपको बचपन में बहुत खिलाते होंगे। आपके पड़ोस के कोई भैया हो सकते हैं, दीदी हो सकते हैं, और सर्वथा जो है हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता जो है, हमारे परिवार गण जो हमें सिखाते हैं। सबसे पहले हम उन्हीं को बोलना सीखते हैं और उसी भाषा में बोलना सीखते हैं, उसी टोन में बोलना सीखते हैं जिसमें वो हमें सिखाते हैं। यानी कि जो पहली हमारी पाठशाला होती है वह हमारा घर ही होता है। हम वहीं से बोलना चालना सीखते हैं। अपने परिवार से बच्चे द्वारा सीखी गई उसकी पहली भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। तो यहाँ देखिए कि मातृभाषा अब ये कोई भी हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है, कोई भी बोली हो सकती है। मातृभाषा से यहाँ मतलब नहीं है कि हम हिंदी की बात कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं जो किसी भी क्षेत्र प्रांत के विशेष व्यक्ति ने उसे बोलना सिखाया है, जो हमने अपने माता पिता द्वारा सीखी है, वह भाषा हमारी मातृभाषा कहलाती है। तो अपने परिवार से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। जब व्यक्ति को उसके माता पिता जन्म से पालते हैं, उसके साथ प्यार के जो शब्द बोलते हैं, वही उसकी मातृभाषा बन जाती है। अब बात करते हैं हम राजभाषा की, कि राजभाषा किसे कहा जाता है। अब बात है कि राजभाषा कौन सी कहलाती है। चूंकि पूरी दुनिया में अनेकों भाषाओं का जो है चलन है, हम सब जानते हैं कहीं पर अंग्रेजी बोली जाती है, कहीं पर फ्रेंच बोली जाती है, कहीं पे जर्मन बोली जाती है। अनेक देशों में अनेक भाषाओं का चलन है। लेकिन जिस भाषा में सरकार का कार्यकाज होता है, हमारे जितने भी सूचना पत्र निकलते हैं, जितनी भी जो कार्यकलाप हैं, वो जिस भाषा के अधीन होते हैं, वही उस देश की राजभाषा बन जाती है। यानी कि हमारे यहाँ की राजभाषा जो है वो हिंदी है। जितने भी सरकारी जो कार्य हैं वो हिंदी में ही होते हैं, इसलिए हमारे देश की राजभाषा यानी भारत की राजभाषा हिंदी है। मैं पढ़ती हूँ इसे। जिस भाषा को किसी देश के संविधान द्वारा सरकारी कामकाज की भाषा स्वीकार की जाए उसे राजभाषा कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जिस भाषा के अंतर्गत उस देश के सरकारी कामकाज होते हैं, तो किसी देश के संविधान द्वारा
सरकारी कार्यकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है वह राजभाषा कहलाती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि जिस भी भाषा में सरकारी कामकाज होता है उसे राजभाषा कहा जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। यानी कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, याद रखने लायक डेट है कि हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्राप्त हुई। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राजभाषा को मान्यता कब प्राप्त हुई? 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात आती है हमारी राष्ट्रभाषा की। अब बात आती है हमारी राष्ट्रभाषा की। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? अभी तक हमने किस किस के बारे में जाना? हमने जाना बोली के बारे में, हमने जाना जो है उपभाषा के बारे में, हमने जाना राजभाषा के बारे में, हमने जाना मातृभाषा के बारे में। अब बात आती है कि राष्ट्रभाषा कौन सी कहलाती है। सर्वाधिक बोली जाने वाली किसी भी देश में जिसके 70% से ज्यादा बोली जाने वाली या लगभग 70% भाषा देश में एक ही बोली जाती है, उसे राष्ट्रभाषा घोषित किया जाता है। चूंकि हिंदी है, हमारे यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, लेकिन सभी लोगों द्वारा नहीं बोली जाती है। दक्षिण में बोलने में इसे बहुत कठिनाई महसूस करते हैं, पर फिर भी जो है देश के अधिकतर लोग या सरकारी कामकाज के लिए जो भी है हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा माना जाता है। हमारा देश भारत एक विशाल देश है। इसके विशाल भूभाग पर अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। अभी बात की थी हमने बोली की, यानी कि प्रांत विशेष में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहा जाता है, उसे बोली का रूप दिया गया है और समझी जाती है। परंतु इसकी अनेक भाषाओं और बोलियों के बीच लगभग 70% लोगों द्वारा हिंदी का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा होने की अधिकारिणी है। यानी कि 70, क्योंकि हमारे प्रचलित गाने हैं, हमारे हिंदी सिनेमा जगत को ले लीजिए, उसका बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। लोग किसी न किसी जो है प्रकार से हिंदी के टच में हैं, उसके सानिध्य में हैं। हमारे देश के अधिकांश लोग या 70% लोग जो हैं हिंदी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके
निकट हैं, उसके सानिध्य में है, इसलिए हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा होने की अधिकारिणी है। तो हमने जाना कि देश के अधिकांश लोग जो हैं राष्ट्रभाषा अर्थात देश के अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और हिंदी की राष्ट्रभाषा जो है, भारत की राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है। इसके अलावा एक भाषा और होती है, वह है मानक भाषा, यानी कि उसके शुद्धिकरण को जो है उस पे मुहर लगाई गई है, उस पे मुहर लगी हुई है कि यह भाषा का शुद्ध रूप है, उसे हम मानक वर्तनी मानक भाषा के रूप में जानते हैं। इसके लिए दिल्ली में जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय स्थित है। वहां पर जो भी निर्देश निकलते हैं, जो भी आज्ञाएं निकलती है, उसे के रूप पर जो है भाषा को मानक रूप के अंतर्गत कहा जाता है। इस पे समय समय पर जो है बदलाव होते रहते हैं। इसको हम मानक भाषा के रूप में भी जानते हैं। तो क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा बोली, हमने पढ़ा उपभाषा, हमने पढ़ा मातृभाषा, हमने पढ़ी राजभाषा, राष्ट्रभाषा व मानक भाषा। एक बार फिर से दोहराएंगे, मातृभाषा किसी भी बच्चे के परिवार द्वारा सिखाई गई जो सबसे पहली सीखे जाने वाले शब्द होते हैं, वे उसकी मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा किसी भी देश के सरकारी कार्यक्रम में जो भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहा जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसको 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा होने का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर आता है राष्ट्रभाषा, अर्थात देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारत में अधिकतर लोग हिंदी से जुड़े हुए, इसलिए भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और मैंने आपको बताया कि मानक भाषा यानी कि भाषा का जो व्याकरण के आधार पर उसका शुद्ध होना, उसे बोलते हैं मानक भाषा। अब बात आती है, अब हम बात करेंगे कि दुनिया भर में विविध देश हैं, यानी कि विविध प्रकार के देश हैं और वहां पे अलग अलग भाषाएं हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भाषा को लिखकर बताने के लिए जो हम संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो लिपि कहलाती है। यानी कि भाषा को जब हम लिखकर बताते हैं, लिखने के ढंग, जिन चिन्हों को हम प्रयोग में लाते हैं, उसे लिपि कहा जाता है। तो हम पढ़ते हैं विविध देश और उनकी भाषाएं। देश: भारत हिंदी, अमेरिका अंग्रेजी, इंग्लैंड अंग्रेजी, जर्मनी जर्मन, फ्रांस फ्रेंच, पाकिस्तान उर्दू। ये हमने पढ़ा देश और दुनिया के बारे में कि यहाँ पर विविध प्रकार के देश हैं और वहाँ पर कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। एक बार जल्दी से इसको दोहराते हैं। भारत में हिंदी, अमेरिका में अंग्रेजी, पाकिस्तान में उर्दू, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच और इंग्लैंड में भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे हम उनकी लिपियों की। हमारे देश के विविध राज्य और उनकी भाषाएं। हमारे राज्य: उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, केरल में मलयालम, बिहार में मैथिली या हिंदी, कर्नाटक में कन्नड़, असम में असमिया,
पश्चिम बंगाल में बंगला, उड़ीसा में उड़िया, हिमाचल प्रदेश में हिंदी, मध्य प्रदेश में भी हिंदी और मणिपुर में मणिपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं लिपि की। अभी मैंने बताया था कि जिन चिन्हों का लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहा जाता है, या हमारे लिखने का जो ढंग है, लिखने की जो विधि है उसे लिपि कहा जाता है। और ये हर भाषा की अलग है। हमारे अपने ही देश में हमें विभिन्न प्रकार की लिपियां मिल जाएगी। तो मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। यानी कि मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए, यानी कि जो हम बोल रहे हैं, हमारे विचार हैं, हमारा ज्ञान है, जब उन्हें स्थायी रूप देना है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचाना है या एक समय में अनेक लोगों को पहुंचाना है, तो विकास हुआ किसका? लिखित भाषा का विकास हुआ। अगर हमें समाचार पत्र है जैसे कि, वह इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब हमें कोई एक सूचना अनेकों, हजारों, लाखों लोगों तक पहुंचानी होती है और अगर संचार के साधन नहीं है, एक साथ पहुंचाना आसान नहीं होता, तो हम जो हर प्रदेश है, हर राज्य है, वह किसका सहारा लेता है? समाचार पत्रों का। समाचार पत्रों में देश दुनिया में होने वाली जो खबर है उनको छाप दिया जाता है और इस प्रकार वह स्थायी रूप ले लेती है। इसी प्रकार संत महात्मा पुरुष जो हैं, उनकी जीवनी, उनके कहे गए वचन जो हैं, उन्होंने शुरू से ही लिखकर कहीं ना कहीं संकलित कर दिए थे, जिनका लाभ आज की पीढ़ी उठा रही है। यह ज्ञान पीढ़ी दर जो पीढ़ी है आगे चलता ही जाता है, इसलिए लिखित भाषा का बहुत ही महत्व है। प्रत्येक भाषा को लिखित भाषा के रूप में प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों, यानी कि जब तक हम सुनेंगे नहीं तो उन्हें कैसे लिखेंगे, यानी कि कुछ ध्वनि हमें कानों में ध्वनि पड़ती है, उसके आधार पर जो है हमने प्रत्येक भाषा के कुछ विद्वानों ने चिन्ह जो है पर्टिकुलर बना दिए गए हैं। ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इस प्रकार लिपि अर्थात किसी भाषा को के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख लिपियां हैं, भाषाएं हैं और उनकी लिपियां हैं। भाषा तथा लिपि कुछ प्रमुख हैं। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, फारसी, उर्दू और पंजाबी में गुरुमुखी का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां। भाषा संस्कृत, लिपि देवनागरी, बोडो देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, मराठी देवनागरी, संथाली देवनागरी, पंजाबी में गुरुमुखी का प्रयोग किया जाता है, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन, बंगला, बांग्ला, जर्मन, रोमन, फ्रेंच, रोमन। इस प्रकार हमने जाना कि जो देश है, जो भाषा है, उनकी लिपि कौन कौन सी है। इस प्रकार कुछ ध्वनि चिन्ह जिनको हम लिखकर अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हें लिपि कहा जाता है। तो हमने जाना कि भाषा क्या है, हमने जाना उसके रूप क्या हैं और लिपि क्या है। अब हम जानते हैं कि व्याकरण क्या है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो व्याकरण की परिभाषा है
कि भाषा का शुद्ध रूप ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। बच्चों, अपने दैनिक जीवन में बोलचाल और पढ़ने लिखने में जाने अनजाने हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। ये गलतियां व्याकरण के ज्ञान के अभाव में होती हैं। भाषा के सही प्रयोग के लिए शब्दों और वाक्यों के शुद्ध रूप को जानने, समझने और सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान जो है बहुत ही आवश्यक होता है और समय समय पर आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। जब एक बार आप इसमें पारंगत हो जाते हैं, एक बार आपको अच्छे से ज्ञान हो जाता है, तो फिर आपको कोई भी जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। पहला चित्र है जिसमें दिया गया है, भैया यह सेब कितने का दिया। दूसरे चित्र में, अरे सही टाइम पर आए हैं, खाना खाओ। टाइम यानी कि क्षेत्र प्रदेश में बोले जाने वाली बोली टाइम, अलग अलग जगह पर इसको इस प्रकार, जबकि सही क्या होता है, या तो होता है समय या होता है टाइम। फिर है, आज हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। उपयुक्त चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए और उनके साथ दिए गए बच्चों वाक्यों को पढ़िए। ये तीनों ही जो हैं व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। इनका शुद्ध रूप हम जानते हैं, भैया यह सेब कितने का दिया। तो इसका सही रूप है, भैया सेब क्या भाव है, क्योंकि इसकी एक जो है तोल कर आते हैं, तो हम जानते हैं कि ये किलो में आते हैं, आधा किलो आते हैं, पाव भर आते हैं, किलो आते हैं। उसका 1 किलो का भाव तय किया गया होता है, तो है कि भैया सेब क्या भाव है। फिर है, सही टाइम पर आए, खाना खाओ। तो इसको बहुत अच्छे से अच्छे रूप में हम इस प्रकार बोलेंगे, अरे वाह आप अच्छे समय पर आए, भोजन करिए। फिर है, आज हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, यानी कि एक ही व्यक्ति, आप चित्र में देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति बोल रहा है, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, लेकिन यहाँ है खेलेंगे यानी दो जो बालक हैं वो किसी एक को मिलकर बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक ही चिन्ह लगाया गया है और वो अपने लिए बहुवचन का प्रयोग कर रहा है, जो व्याकरण की दृष्टि से गलत है। इस प्रकार भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो इस पाठ के द्वारा हमने क्या सीखा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट करता है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, जिन्हें मान्यता प्राप्त है। सांकेतिक भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। हमने जाना लिपि क्या है, जिन ध्वनि चिन्हों को प्रयोग कर हम किसी भी भाषा को रूप देते हैं। दुनिया भर में अनेकों देश हैं, अनेकों भाषाएं हैं, उन ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है, यानी कि किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है वह लिपि कहलाता है। और भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र जो है वो व्याकरण कहलाता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। इसका अंतर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।